हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट। आज आप लोगों के लिए सीपीसी के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सीपीसी में कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, सीपीसी कैसे काम करती है, उसका उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होगी। जनरली सिविल मामलों की प्रक्रिया को समझना कठिन होता है, क्योंकि यह प्रैक्टिकली कम दिखता है। क्राइम हमारे सोसाइटी में ज्यादा होता है और इसको न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में भी दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि क्या स्टेप होगी। और लॉ के विद्यार्थी को तो खासकर ये क्रिमिनल मैटर में उसको पता होगा कि अगर कोई क्राइम हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी, घटनास्थल की जांच करेगी और उसके बाद एक चार्जशीट बनाकर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं हो पाता है तो उसको रिमांड पे लेगी। ये सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं। और मजिस्ट्रेट जब चार्जशीट भेजी जाती है तो फिर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद अगर उसको लगता है कि मामला हमारे द्वारा विचारणीय है तो स्वयं विचारण करेगा, नहीं तो उसको सुपुर्द कर देगा 232 बीएनएसएस के सेशन कोर्ट को। अब सेशन न्यायालय उसका ट्रायल करेगा। तो ये प्रक्रिया है और उस पर ट्रायल की प्रक्रिया, अगर वो संज्ञान लेकर स्वयं ट्रायल कर रहा है तो उस पर वारंट ट्रायल होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है या परिवाद पर संस्थित है, या समरी ट्रायल होगा या सेशन ट्रायल होगा। ये ट्रायल की प्रक्रिया है। तो ये तो सामान्यतः समझते हैं, लेकिन सीपीसी में क्या प्रक्रिया होगी इसको हम कैसे समझेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम यही देखेंगे कि सीपीसी में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर ए और बी के बीच इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और ये प्रॉपर्टी क्या है, अचल संपत्ति है ना, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। ये चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। तो अचल संपत्ति है, मान लो कि ये कृषि भूमि है और इस प्रॉपर्टी पर कब्जा ए का था, लेकिन बी कह रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको खाली करो। जबरदस्ती बलपूर्वक इसको बेदखल कर दिया। अब पीड़ित कौन होगा? पीड़ित ए होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर कब्जा ए का था और बी ने उसे बलपूर्वक बेदखल किया। तो फिर ये जो है क्या करेगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, वाद संस्थित करेगा। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये क्या करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। और अगर ये स्टेप आप समझ गए तो फिर सीपीसी आसान हो जाएगी। सीपीसी को हम इसी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पढ़ेंगे तो सीपीसी बिल्कुल आसान है। अब ये क्या करेंगे, एक वाद पत्र तैयार करेंगे, अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद पत्र तैयार करेंगे। और आप जानते हो कि सीपीसी की धारा 26 ये कहती है कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा। यानी हम जो कोई भी मैटर एराइज होता है, कोई भी वाद हेतु उत्पन्न होता है, तो इसको हम कोर्ट में मौखिक रूप से नहीं जाएंगे, लिखित रूप से जाएंगे। और वादी जो लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है उसको बोलते हैं वाद पत्र। और इसके माध्यम से ही हम कोर्ट जाएगा। वादी अधिवक्ता द्वारा इसको एक फॉर्मेट बताया गया है, जो फॉर्मेट ऑर्डर 7 रूल 1 में दिया गया है। तो धारा ये जब वाद हेतु उत्पन्न हुआ तो धारा 26 ये कह रही है कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से क्या होगा, संस्थित होगा। प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा। और वादी जो वाद पत्र में कथन कहेगा उसका वो सत्यापन करेगा, शपथ लेगा कि जो हम वाद पत्र में कथन कर रहे हैं वो क्या है, वह सही कह रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेकर वो उसमें मेंशन करेगा। जब वाद पत्र का प्रारूप हम देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो ये जो है वाद पत्र तैयार करेंगे, वाद पत्र के माध्यम से क्या करेंगे,
वाद संस्थित करेंगे। वाद पत्र के माध्यम से क्या होता है? वाद संस्थित होता है, यानी जो भी सूट लाया जाएगा वो वाद पत्र के माध्यम से ही वाद संस्थित होगा। यानी सूट हमेशा वाद पत्र मतलब प्लेंट के माध्यम से होगा, और ये धारा 26 कह रही है। तो यह एक वाद पत्र तैयार करेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑर्डर 26 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और हमने आपको ये बताया है अपने क्लास में कि ऑर्डर 26 के साथ साथ धारा 26 के साथ साथ हमें आदेश 1, 2, 4, 6 और 7 देखना होगा, क्योंकि यही जो प्रक्रिया बताई है वाद पत्र तैयार करने की और वाद पत्र संस्थित करने की। तो यह एक क्या करेंगे? इन नियमों के अकॉर्डिंग एक वाद पत्र तैयार करेंगे। और इसके संबंध में हम ऑर्डर 7 रूल 1 देखेंगे कि वाद पत्र का प्रारूप क्या होता है, वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, वाद पत्र लिखा कैसे जाएगा। यह भी आप अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हो या आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस को अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, तो फिर वाद पत्र लिखित कथन लिखना आपको जानना चाहिए, क्योंकि यही आपकी जो भी सिविल कोर्ट में, निचली अदालतों में जो भी मामले चलते हैं, इन्हीं के माध्यम से वाद कार्रवाई प्रारंभ होती है। तो वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा? तो इसके संबंध में यह बताया गया कि वाद पत्र का प्रारूप, और यह प्रारूप बताया गया है ऑर्डर 7 रूल 1 में। और इसके साथ ही साथ हमें ऑर्डर 6 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिवचन के नियम ऑर्डर 6 रूल 1 और ऑर्डर 6 रूल 2, 3 में दिए गए हैं। अभिवचन के नियम, अभिवचन के क्या नियम हैं? तो अभिवचन मतलब क्या होता है? अभिवचन का मतलब होता है वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन। ऑर्डर 6 रूल 1 कह रहा है कि वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन ही क्या है? अभिवचन है, प्लीडिंग है। अब वाद पत्र और लिखित कथन में क्या लिखा जाएगा? तो कह रहा है कि इसके 4 नियम हैं। क्या? कि एक तो कह रहा है कि केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करें। सारवान तथ्य मतलब जो सब्सटेंशियल क्या है? तथ्य हैं, जो भी, यानी ये जो वादी और प्रतिवादी के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उन विवादों का केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करना। आपको कोई ऐसी तथ्य का उल्लेख नहीं करना जो मैटर से संबंधित नहीं है, केवल उसी मैटर से संबंधित आप तथ्य का उल्लेख करोगे। और कह रहा है कि संक्षिप्त कथन में लिखोगे, संक्षिप्त लिखोगे, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, नहीं, संक्षिप्त। और कह रहा है कि तथ्य का उल्लेख करोगे, विधि का नहीं। दूसरा, तथ्य का उल्लेख करोगे, साक्ष्य का नहीं। तो ये 4 नियम हैं। एक तो सारवान तथ्यों का उल्लेख होगा, संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख होगा, तथ्य का उल्लेख होगा, विधि का नहीं। आप ये नहीं बताओगे किस विधि का वायलेशन हुआ है, वो कोर्ट बताएगी। दूसरा, तथ्य का उल्लेख करोगे, साक्ष्य का नहीं, कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं बताओगे आप। ये कोर्ट जब आपको डॉक्यूमेंट मांगेगी कार्रवाई के दौरान, तब आपको पेश करना होगा। आप अपने वाद पत्र में इसका उल्लेख नहीं करोगे। तो कह रहा है कि पहले न्यायालय का नाम, न्यायालय का नाम, ये अपना एक वाद पत्र में न्यायालय का नाम। अब प्रश्न है कि ये न्यायालय का नाम कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए हमें सीपीसी के धारा 6, धारा 9 और सेक्शन 15 से लेकर 20 तक को देखना पड़ेगा। इसमें न्यायालय की अधिकारिता बताई गई है। यह न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता बता रहा है, और ये विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, और ये स्थानीय अधिकारिता। ये स्थानीय अधिकारिता बता रहा है कि प्रॉपर्टी किस न्यायालय के जुडिक्शन में है। ये भी अधिकारिता आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायालय की अधिकारिता कितने तरीके से होती है। तो आपको ये तीनों अधिकारिता की बताने का आपको जिक्र करना पड़ेगा, तभी आप न्यायालय की अधिकारिता समझ पाओगे। और यानी सेक्शन 6 धन संबंधी जो अधिकारिता है, इसको समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि कोई भी मामला हम न्यूनतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में ले जाते हैं। और न्यूनतम श्रेणी का सक्षम न्यायालय कौन है? तो यह सक्षम न्यायालय न्यूनतम श्रेणी के केवल कौन है? जिला न्यायालय,
उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये क्या है? ये प्रारंभिक कोर्ट होते हैं। लेकिन जिला न्यायालय हर मामले में प्रारंभिक कोर्ट नहीं होता। जिला न्यायालय, अपीली न्यायालय, ये इसके दोनों कैरेक्टर होते हैं, दोनों तरीके के हैं। ये अपीली न्यायालय भी है और ये प्रारंभिक न्यायालय भी है। प्रारंभिक न्यायालय का मतलब क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन, कि आप कोई भी मैटर आप उस कोर्ट में जो न्यूनतम सीधे हम उस कोर्ट में ले जाएं, यही होता है प्रारंभिक जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, जो हम सीधे उस मैटर को ले जाएं। तो जिला न्यायालय में कुछ मामले ही हम सीधे ले जाते हैं, जैसे ये धारा 9 बताती है कि विषय वस्तु को लेकर, अगर कोई विषय वस्तु मतलब कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक है, टॉपिक कौन सा? जो बताया गया है कि जिला न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, उसकी ट्रायल करेगा, संज्ञान लेगा। तो जैसे जब आप पर्सनल लॉ पढ़ोगे, हिंदू लॉ पढ़ोगे, मुस्लिम लॉ पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है न्यायालय का मतलब जिला न्यायालय। और कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, और आप जानते हो कि पारिवारिक न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो जिला न्यायालय के ही रैंक का होता है, जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायालय, है ना? तो ये जो है प्रारंभिक कोर्ट है। बाकी ये अपीली न्यायालय है। इन दोनों न्यायालयों के निर्णय की डिक्री की अपील यहां होती है, जिला न्यायालय में होती है। और ये दोनों न्यायालय अपीली न्यायालय नहीं है, ये प्रारंभिक न्यायालय है। ये प्रारंभिक न्यायालय है। अब ये धन संबंधी अधिकारिता जो सेक्शन 6 कह रहा है कि अगर मामला इस प्रॉपर्टी को जो लेकर, अभी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है इनके, उसका वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के आधार पर हम इनके वहां ले जाएंगे। और ये वैल्यू भी हर स्टेट में अलग अलग बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सीपीसी है वह समवर्ती सूची का विषय है, और संविधान के और समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या एंट्री नंबर 13 पे देखोगे तो सीपीसी का उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि दोनों इस पर कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। तो राज्य जो है क्या किया, अपने अकॉर्डिंग न्यायालय की अधिकारिता को डिसाइड किया। तो न्यायालय की अधिकारिता अगर हम यूपी में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, तो अगर 5 लाख रुपए तक का मामला है, 5 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, तो हम सिविल जज जूनियर डिवीजन के वहां जाएंगे। और 5 लाख से ऊपर के मामले हैं, कितने भी ऊपर, कितना भी, इसकी सीमा नहीं है सीनियर डिवीजन की। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का मामला है तो हम जिला न्यायालय में गए, नहीं। ये यूपी और बिहार में, एमपी में जा सकते हो, लेकिन यहां नहीं ऐसा है ना? तो ये जो है 5 लाख से ऊपर के मामले हम सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां ले जाएंगे। और जिला न्यायालय के वहां हम जैसे उत्तराधिकार का मामला हो गया, डाइवोर्स का मामला हो गया, दत्तक का मामला हो गया, है ना, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मामला हो गया, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की को लेकर विवाद हो गया, तो हम जिला न्यायालय में यानी पारिवारिक कोर्ट में ले जाएंगे। तो यहां से हमें न्यायालय का पता चलेगा। तो ये वादी इन मैटरों के आधार पर, इसीलिए तो अधिवक्ता बताएगा उसका कि किस कोर्ट में हम लेकर जाएं। और ध्यान से समझना, सीपीसी में प्रैक्टिस क्या है, थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि लोगों की उतनी समझ नहीं होती। इसमें सेक्शन और ऑर्डर और रूल को भी देखना पड़ेगा। और ये हम आपको ये जानना जरूरी है कि न्यायालय का नाम आ कहां से रहा है। अगर आपको इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो, पूछ देगा कि वाद पत्र में जो न्यायालय लिखा जाता है, न्यायालय का नाम कहां से पता चलेगा, तो आपको यह बताना होगा कि इसके लिए हमें धारा 6, 9 और 15 से लेकर 20 तक को देखना होगा। इसमें स्थानीय अधिकारिता को लेकर आता है। तो इससे इन्होंने न्यायालय का नाम पता कर लिया कि न्यायालय कौन से होंगे। उसके बाद इनको क्या करना होगा, ये ऑर्डर 7 रूल 1 के तहत ये प्रारूप दिया गया है। और इसके बाद कह रहा है कि यहां इनको न्यायालय के नाम लिखने के बाद यहां आप एक स्थान इसको छोड़ोगे और यहां क्या लिखा जाएगा, वाद संख्या लिखा जाएगा और सन लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न है कि वाद संख्या और सन कौन लिखता है,
वादी या वादी का अधिवक्ता नहीं लिखता, ये वाद संख्या और सन कोर्ट लिखती है। कोर्ट का वह अधिकारी लिखता है जिसके समक्ष हम वाद पत्र संस्थित करते हैं ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 के तहत। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वादी जो वाद पत्र तैयार करता है उसमें वाद संख्या और सन कौन लिखता है। तो लोग सोचते हैं कि वादी जब वाद पत्र तैयार किया तो वही लिखेगा, नहीं, ये कब लिखा जाता है, ये जब आप वाद पत्र लिखने के बाद जब आप जाओगे तब न्यायालय ये लिखते हैं, ये न्यायालय का काम है, ये न्यायालय लिखता है वाद संख्या और सन, न्यायालय इसको मेंशन करता है। और ये कहां मेंशन करता है, ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 में, ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 में इसको मेंशन करता है। उसके बाद यहां वादी का नाम लिखा जाएगा, वादी का नाम, उसका पूरा पता लिखा जाएगा, फादर का नाम भी होगा, पिता का नाम, तभी तो वादी की पहचान होगी। तो वादी का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता, और यहां वादी, फिर यहां वर्सेस बनाम, प्रतिवादी का नाम, उसके पिता का नाम और उसके बाद उसका पता और प्रतिवादी यहां लिखा जाएगा। अब देखो ये वादी और प्रतिवादी भी, इसका भी नियम है, ऐसे नहीं लिख देते कि जो पीड़ित है वो वादी है। इसके संबंध में ऑर्डर 1 रूल 1 हमें देखना होगा और ऑर्डर 1 रूल 3 देखना होगा प्रतिवादी के संबंध में। इसका भी नियम है कि कौन वादी है कौन प्रतिवादी है। मान लो कि एक से अधिक वादी हो रहे हैं, एक से अधिक प्रतिवादी हो रहे हैं, वादियों का संयोजन, प्रतिवादियों का संयोजन करना है तो उसका क्या नियम है। तो ये सारे नियम को फॉलो करके हम वादी और प्रतिवादी का नाम लिखेंगे। अगला कह रहा है इसको, अगर वादी और प्रतिवादी क्या हैं, अवयस्क हैं, तो इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। उसके बाद यहां बताना पड़ेगा कि वादी वाद पत्र में निम्न कथन करता है, निम्न कथन करता है। अब यहां अपने बाद उन सारे तथ्यों का उल्लेख करना होगा, कम से कम 10 से 12 पैरा, इसको पैरा बोलते हैं, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, इसमें ये कम से कम यह की करके, यह की, इसमें क्या होते हैं, इसमें तथ्य लिखे जाते हैं, जो हमें यह बताया ना कि जो तथ्य उस मैटर से संबंधित क्या हुआ था, वो प्रॉपर्टी पर वादी कितने दिनों से कब्जा किया था, उस प्रॉपर्टी को वादी को कैसे मिला था, प्रतिवादी ने उसको क्यों बेदखल किया, क्या 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 वो अब दावा कर रहा है, कैसे बेदखल किया, ये सारी चीजें इनका मेंशन करना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा उसके संबंधित। तो कम से कम ऐसे आप 10 पैरा मिनिमम, आप 10 से 11 पैरा आप बताओगे, इससे मिनिमम आप ऐसे आप बताओगे। तो ये आप ऐसे कर लोगे। उसके बाद कह रहा है यहां, फिर नीचे ये होने के बाद फिर आप यहां लिखोगे अनुतोष, अनुतोष का कॉलम बताओगे, और ये अनुतोष कहां से आ रहा है, ऑर्डर 2 रूल 1 और रूल 2 के तहत अनुतोष बताना होगा कि अब जो वादी ने अपना लिखा, जो अपने तथ्य, अपने मैटर से संबंधित जो तथ्य लिखे, और जो उपचार कोर्ट से चाह रहा है वो उपचार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कृषि भूमि था, मैंने अभी एग्जांपल में बताया, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि अगर प्रतिवादी ने उसको बेदखल कर दिया है तो वो हमें भूमि दिलाई जाए, कितने दिनों से बेदखल किया है इसका उल्लेख करना होगा। तो बताओगे कि आपको उस पर अंतःकालीन लाभ, मीन प्रॉफिट भी दिलाया जाए, जो उसे कृषि भूमि थी, कृषि कार्य न करने के वजह से जो वादी को नुकसान हुआ है वो नुकसान दिलाया जाए, प्लस उस पर ब्याज दिलाया जाए। और इसके साथ ही साथ ये भी मेंशन करना होगा कि अगर वादी न्यायालय की नजर में, न्यायालय की दृष्टि से अगर अन्य अनुतोष पाने का हकदार है तो वो भी दिलाया जाए। दूसरी चीज कि आपको यह भी मेंशन करना होगा कि वादी का जो मुकदमे का खर्च है वो भी दिलाया जाए प्रतिवादी से। तो ये अनुतोष आप कम से कम 3 से 4 अनुतोष का उल्लेख करोगे। उसके बाद यहां आता है सत्यापन, जब सत्यापन कि जो आप कथन ऊपर कहे हो अपने पैरे में
उन पैरों को बताओगे कि पैरा नंबर 1 से लेकर इतने तक वादी के ज्ञान में सही और सच है, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं। और इसमें आप ये भी लिखना होगा वाद पत्र में, न्यायालय की कोर्ट फीस हमने जमा कर दी है, न्यायालय की अधिकारिता का भी उल्लेख करोगे तो आप इसमें बताओगे कि पैरा नंबर फला फला में विधि की नजर से यह सच है, या अधिवक्ता हमारे अधिवक्ता के राय से यह हम सच है, इसका हम मेंशन करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं कि यह हमने विधि की नजर में यह सच और सही है। और इसमें यह भी लिखोगे कि अगर जो भी तथ्य भ्रमित की गई हो, गलत किया गया है, तो इसके लिए न्यायालय हमें दंड दे सकता है। तो ये जो है इसका सत्यापन लिखो करोगे, और उसके बाद फिर यहां हस्ताक्षर होगा, अधिवक्ता का भी हस्ताक्षर होगा, दिनांक लिखे जाएंगे, है ना, और यहां भी दिनांक लिखा जाएगा। तो इस तरीके से वाद पत्र एक तैयार करेगा वादी। इसका भी नियम है, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है। और इनमें भी लिखने का ये जो प्रारूप हमने बताया, इसका भी एक मेथड है कि अंदर हम कौन सी तथ्य लिखेंगे, उसका एक नियम है, उसका उल्लेख हम आपको बताएंगे। तो ये जो है वादी क्या करेगा, वादी ने ये एक वाद पत्र तैयार कर लिया प्रथम स्टेज पर, ये इसका पहला स्टेज कंप्लीट होगा। अगर कोई मामला आ रहा है तो इसका प्रथम चरण होगा कि वो अपना वाद पत्र तैयार किया इन नियमों के माध्यम से। उसके बाद जब द्वितीय चरण क्या होगा, ये हम आपको, हाँ, इसका अगला क्या स्टेप होगा, तो अगला स्टेप आप देखो, सेकंड स्टेप क्या करेगा, द्वितीय चरण, जब उसने वाद पत्र तैयार कर लिया तो फिर न्यायालय में ले जाकर उसको संस्थित करेगा, वाद पत्र संस्थित होगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब वाद पत्र संस्थित किया जाएगा, वाद पत्र संस्थित किया जाएगा और यह संस्थित होगा ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 में। वाद पत्र संस्थित हो गया, और जब वाद पत्र संस्थित हो गया तो वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर, यह भी क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाता है कि वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन के अंदर सम्मन जारी नहीं हुआ तो प्रतिवादी अगर कारण दर्शित करता है तो न्यायालय उन कारणों को दर्शित करते हुए जो समय सीमा है 90 दिन तक बढ़ा सकता है। तो यानी अब तृतीय चरण क्या होगा, इसका तृतीय स्टेप, तो वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से, वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थिति में ये क्या होगा, 90 दिन तक भी हो सकता है, 90 दिन तक हो सकता है, अगर किसी कारणवश प्रतिवादी ने इसमें सम्मन जारी करने का, न्यायालय कारण दर्शित करते हुए सम्मन जारी करने के लिए वादी से फीस जमा करानी पड़ती है, तो अगर न्यायालय कारण दर्शित करते हुए उसे 90 दिन तक बढ़ा सकता है सम्मन जारी करने का। उसके बाद कह रहा है कि जब प्रतिवादी पर क्या होगा, सम्मन जारी होगा 30 दिन के अंदर प्रतिवादी पर, ये प्रतिवादी पर सम्मन, और इस सम्मन के संबंध में सीपीसी के सेक्शन 27 से लेकर 32 तक और ऑर्डर 5 इसमें दिया गया है। ऑर्डर 5 सम्मन के, हम सम्मन में क्या लिखा जाएगा, सम्मन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सम्मन की प्रारूप क्या होगी, इसका मेंशन ऑर्डर 5 में दिया गया। तो इस नियम का फॉलो करना होगा। उसके बाद कह रहा है चौथा क्या स्टेप होगा, चौथा चरण, मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा जब, कि ये तो मैं बस ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या स्टेप चलता है, कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अब चौथे चरण में क्या होगा, जब प्रतिवादी पर सम्मन की तामील हो गई, सम्मन पहुंचा दिया गया, जो सम्मन के प्रक्रिया का फॉलो कर लिया गया, और तो सम्मन की तामील की तारीख से, अब सम्मन की तामील जब हो गई की तारीख से 30 दिन के अंदर
और वही कारण दर्शित करते हुए 90 दिन भी हो सकता है। प्रतिवादी जो है लिखित कथन दाखिल करेगा, प्रतिवादी लिखित कथन संस्थित करेगा यानी प्रस्तुत करेगा, लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। और इसके संबंध में प्रावधान ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 में दिया गया है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 6 में तो अभिवचन के सामान्य नियम अभी हमने बताया, अभिवचन मतलब वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन। और ऑर्डर 8 में लिखित कथन के बारे में बताया गया कि लिखित कथन में क्या क्या मेंशन होगा। जैसे वाद पत्र के संबंध में ऑर्डर 7 रूल 1 बताता है, उसी तरीके से लिखित कथन के संबंध में ऑर्डर 8 बताता है। तो ये जो है इसका उल्लेख करना होगा। और उसके बाद पांचवा चरण क्या होगा इसका, तो हमने आपको बताया कि अगर प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत करता है तो लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय दोनों पक्षकारों को उपस्थित होने का आदेश देता है कि सुनवाई के, अब यहां से दोनों पक्षकारों को कोर्ट क्या होगा, उपस्थित होना, दोनों पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होना है, उपस्थित होने का क्या देगा, समय देगा। और ये प्रावधान क्या कहां किया गया है, ऑर्डर 9 में। ऑर्डर 9 रूल 1, 2, 3 ये सब बता रहा है कि वादी उपस्थित, दोनों पक्षकार उपस्थित होंगे तो क्या होगा। अगर वादी उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी वाद खारिज कर दी जाएगी। अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ तो ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, एक पक्षी डिक्री के तरफ बढ़ेगा। एक पक्षी डिक्री पर मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि एक पक्षी डिक्री कैसे पारित की जाती है, उसका क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो ऑर्डर 9 रूल 6 में एक पक्षी ऑर्डर पारित किया जाएगा। और इसी में कह रहा है ऑर्डर 9 रूल 13 में एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने की क्या प्रक्रिया होगी, तो ऑर्डर 9 रूल 13 में दिया गया है। ये इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। तो पांचवें चरण में क्या होगा कि दोनों पक्षकारों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहेगा। अगर दोनों पक्षकार उपस्थित हो गए तो ठीक है, और अगर एक पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादी नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये ऑर्डर 9 में बताया गया। अब जब दोनों पक्षकार उपस्थित हो जाते हैं तो फिर छठवां चरण क्या होगा, ये छठा स्टेप होगा कि पक्षकारों की परीक्षा होगी, यानी दोनों पक्षकारों की, यहां पक्षकारों की परीक्षा होती है, पक्षकारों की परीक्षा। और यहां पक्षकारों की परीक्षा, अब परीक्षा के क्या नियम होंगे, ये एविडेंस एक्ट बताएगा कि परीक्षा के क्या नियम होंगे। यानी उसका मुख्य परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा होगी, पुनः परीक्षा होगी, यह नियम बताए गए हैं। और इसके संबंध में ऑर्डर 10 बताता है कि ऑर्डर 10 में ये केवल किसके, पक्षकारों की परीक्षा होगी, साक्षियों की परीक्षा नहीं, पक्षकारों की परीक्षा। और आप जानते हो कि पक्षकार की जब परीक्षा होगी तो पक्षकार भी एक साक्षी के तौर पर आता है। पक्षकार भी क्या हो जाएगा, यहां साक्षी हो जाएगा। जो एविडेंस एक्ट में जो पक्षकारों की परीक्षा है, जो साक्षियों की परीक्षा है, वह नियम इन पर भी लागू होगा। अब यहां इनकी परीक्षा होगी, यानी मुख्य परीक्षा होगी। इसके नियम आप जानते हो कि मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी, है ना, फिर पुनः परीक्षा होगी। उसके बाद सातवां स्टेप क्या होगा, सातवां चरण, इनसे ये तथ्य प्रस्तुत करेंगे, तथ्यों का प्रकटीकरण करेंगे, तथ्यों का प्रकटीकरण और दस्तावेजों का प्रकटीकरण। ये दस्तावेज, तो तथ्यों का प्रकटीकरण ऑर्डर 11 में बताया गया है कि ऑर्डर 11 में तथ्यों का प्रकटीकरण के और दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए ऑर्डर 13 बताया गया। तो ये दस्तावेज अपने अपने न्यायालय परीक्षा होगी, उनमें फिर न्यायालय क्या करेगा, अब यहां उनको डॉक्यूमेंट देना होगा।
कौन से डॉक्यूमेंट? जो उस प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद था, वहां अब न्यायालय अपने अपने डॉक्यूमेंट देना होगा। और आप जानते हो, मैंने आपको बताया है कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में जो एविडेंस लेने का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। क्रिमिनल मामलों में बियॉन्ड डाउट साबित करने का कंसेप्ट होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के जो दायित्व है, अगर बियॉन्ड डाउट साबित करेगा, संदेह के परे साबित कर पाएगा, तभी अभियुक्त दोषी सिद्ध होगा। अगर अभियुक्त ने कोई संदेह क्रिएट कर दिया तो फिर अभियुक्त को दोषी हम नहीं कर सकते। जबकि सीपीसी में क्या होता है? सीपीसी में कहा जाता है कि एविडेंस सोने के तराजू पे तौले जाते हैं। तो सोने के तराजू का मतलब कि जो अगर कोई भी दस्तावेज वाद का कोई पक्षकार थोड़ा सा भी अधिक दे दिया अपने पक्ष में, तो फिर न्याय उसके पक्ष में झुक जाती है, परला उसके पक्ष में झुक जाता है। तो ये जो है, यहां तथ्यों का प्रकटीकरण होगा और दस्तावेजों का प्रकटीकरण होगा। उसके बाद न्यायालय क्या करेगा? आठवां चरण बताता है। आठवां, अब न्यायालय पक्षकारों की परीक्षा कर लिया, दस्तावेजों को देख लिया, तथ्य को सुन लिया। अब यहां न्यायालय विवाद की विरचना करेगा। विवाद की विरचना, यानी अब यहां इशू फ्रेम होता है, यानी इस चरण पे जाके इशू फ्रेम होगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर जो तथ्य स्वीकार हो गए परीक्षा के दौरान, लिखित कथन के दौरान, प्रतिवादी के द्वारा जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए, फिर उन तथ्यों पर हम विवाद ही नहीं रहेगा, उन तथ्यों का हम एविडेंस ही नहीं देंगे, है ना। तो जो तथ्य पर स्वीकार नहीं हुआ, उन्हीं तथ्यों की क्या होगी? विवाद की विरचना होगी। तो विवाद की विरचना करेगा कोर्ट, और ये विवाद की विरचना करता है ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 में विवाद की विरचना होगी। और इसी में क्या होता है? आप जानते हो, स्थगन। इसी बीच ये सारे नियम स्थगन के भी, कि ऑर्डर 17 के तहत स्थगन की भी होगी प्रक्रिया, जैसे जो डेट लगती है वो भी प्रक्रिया चलती रहेगी ऑर्डर 17 के तहत, है नहीं, वो प्रक्रिया। उसके बाद जब विवाद विरचना हो जाएगी, तब यहां 9वां चरण होगा। 9वां चरण होगा। अब यहां साक्षियों को बुलाया जाएगा, तो साक्षियों को सम्मन होगा और साक्षी की परीक्षा होगी। साक्षियों की परीक्षा होगी। अब ध्यान से समझना, ऑर्डर 5 में किसको सम्मन हो रही थी? प्रतिवादी को। और ऑर्डर 16 में किसको सम्मन होगी? साक्षी को सम्मन होगी। और साक्षी की परीक्षा किसमें होगी? ऑर्डर 18 में। ऑर्डर 18 में साक्षी की परीक्षा होगी। और अभी हमने ऑर्डर 10 में पक्षकारों की परीक्षा होगी। तो यह अक्सर आप समझना कि साक्षी को सम्मन जारी होता है ऑर्डर 16 में, और साक्षी की परीक्षा होती है आदेश 18 में। फिर न्यायालय इनकी परीक्षा करेगा। वही परीक्षा का नियम जो है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, एविडेंस के नियम यहां लागू होंगे। उसके बाद फिर क्या करेगा कोर्ट? उसका 10वां चरण क्या होगा? 10वां चरण। अब यहां से क्या होगी? न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद, साक्षियों को सुनने के बाद, दोनों में आर्गुमेंट होने के बाद, फिर क्या होगा? निर्णय सुनाएगा। न्यायालय यहां निर्णय सुनाएगा। निर्णय सुनाएगा। और निर्णय के लिए धारा, आप जान रहे हो कि निर्णय के लिए धारा 33 और आदेश 20 में प्रावधान किया गया। निर्णय क्या होता है? और निर्णय के संबंध में सीपीसी के सेक्शन 2 सब क्लास 9 में निर्णय को डिफाइन किया गया है कि निर्णय क्या है? डिक्री और आदेश के आधारों का कथन है। यानी जब पक्षकारों की परीक्षा हो गई, साक्षियों की परीक्षा हो गई, तो न्यायालय पहले निर्णय सुनाता है। निर्णय, डिक्री नहीं सुनाएगा, निर्णय सुनाएगा, और निर्णय के अनुसरण में ही डिक्री पारित होगी। अब यही निर्णय के कितने दिन के अंदर? तो 15 दिन के अंदर। निर्णय के सुनाए जाने के 15 दिन के अंदर डिक्री पारित होती है, और यहां डिक्री पारित होगी कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। यानी निर्णय सुनाए जाने के कम से कम 15 दिन के अंदर डिक्री पारित होगी। अब यहां उसी के संबंध में धारा
33 और ऑर्डर 20 के रूल, ये भी ध्यान रखना, ऑर्डर 20 रूल 6 में इसकी प्रारूप दी गई है, डिक्री की प्रारूप दी गई है कि डिक्री कैसे तैयार की जाएगी। और ऑर्डर 20 रूल 4 में निर्णय की प्रारूप दी गई है कि निर्णय में क्या लिखा जाएगा। तो निर्णय और डिक्री दोनों अलग अलग है। निर्णय में कारण लिखना जरूरी है कि हम किस कारण से यह निर्णय दे रहे हैं, जबकि डिक्री में कारण लिखने की जरूरत नहीं है। यानी निर्णय में क्या लिखा जाएगा, तो ऑर्डर 20 रूल 4 कह रहा है कि निर्णय में वाद का संक्षिप्त कथन न्यायालय लिखेगा, अवधारणा के लिए प्रश्न, प्रश्नों का विनिश्चय, विनिश्चय का कारण, यह निर्णय है। यानी अवधारणा के लिए प्रश्न, यानी न्यायालय के सामने क्या प्रश्न था, कौन से विवाद थे, और संक्षिप्त कथन, दोनों में क्या मैटर था, क्या विवाद था। फिर अवधारणा के लिए प्रश्न, प्रश्नों का विनिश्चय, हमने क्या विनिश्चय दिया, और विनिश्चय का रीजन भी बताना पड़ेगा। यह जानना जरूरी है कि निर्णय में रीजन देना जरूरी होता है। फिर डिक्री में रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब डिक्री तैयार होगी। अब कह रहा है कि अगर इस डिक्री से पक्षकार संतुष्ट नहीं है, मान लो डिक्री बी के पक्ष में आ गई, अभी हमने जो प्रॉब्लम बनाई थी, बी के पक्ष में डिक्री आ गई, तो फिर क्या है, वो उसकी अपील करेगा। और अगर अपील में नहीं जाता है, अपील की सीमा समाप्त हो गई, तो फिर क्या होगा, तब डिक्री का निष्पादन कराया जाएगा। तो यहां डिक्री आने के बाद पीड़ित पक्षकार को क्या है, ऑप्शन है, पीड़ित पक्षकार को राइट है, क्या राइट है, अधिकार है कि इस डिक्री की क्या करे, प्रथम अपील करे, प्रथम अपील। और प्रथम अपील के संबंध में धारा 96 से लेकर 99 तक दिया गया है, और ऑर्डर 41, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। ये प्रथम अपील पीड़ित पक्षकार जो है वह अपील करेगा। और कह रहा है कि अगर मान लो कि पीड़ित पक्षकार ने अपील नहीं की, अपील की सीमा समाप्त हो गई, अपील का राइट नहीं है, तो फिर क्या होगा, पीड़ित को राइट होगा पुनर्विलोकन का, पुनर्विलोकन कराने का राइट होगा। और यह धारा 114 बताती है, 114 और आदेश 47, ये आदेश 47 बताती है। 114 यहां पुनर्विलोकन होगा। पुनर्विलोकन कब होगा, जब अपील का सीमा समाप्त हो गया, अपील का राइट समाप्त हो गया, तब आप पुनर्विलोकन, अब पुनर्विलोकन रिव्यू आप उसी कोर्ट में करोगे जिस कोर्ट ने डिक्री पास की थी, है ना। तो इसके संबंध में यह नियम बताया गया है 114 और 47। तो अगर मान लो कि अपील में गया, तो अपील के बाद प्रथम अपील हो गई, तो अगर चाहे तो पीड़ित इसकी द्वितीय अपील भी कर सकता है। अगर जो भी पीड़ित है, द्वितीय अपील हाई कोर्ट में होती, हमेशा द्वितीय अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। और यह होता है हाई कोर्ट में धारा 100 से लेकर 103 तक, और ऑर्डर 42, इसके लिए ऑर्डर 42। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अपील कहां होगी, तो द्वितीय अपील हमेशा होगी किसमें, द्वितीय अपील होगी हमेशा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी द्वितीय अपील होगी। और सेक्शन 100 से लेकर 103 में द्वितीय अपील की प्रक्रिया बताई गई है कि क्या प्रक्रिया होगी, और इसमें ऑर्डर बताया गया है ना, क्या ऑर्डर होगा। चलो, तो इस तरीके से यह कह रहा है द्वितीय अपील। अब यहां तक हो गया। अब यहां डिक्री का निष्पादन कराया जाएगा, डिक्री का निष्पादन, डिक्री का निष्पादन। ये डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित होने के बाद भी हो सकता है, अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो। और अगर ये प्रक्रिया हो गई, अब फाइनल आ गया, अब अपील का राइट समाप्त हो गया, तब डिक्री का क्या होगा, निष्पादन होगा। और इसके संबंध में धारा 36 से लेकर 74 और ऑर्डर 21 बताता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सीपीसी की प्रक्रिया चलेगी। सीपीसी की पूरी प्रक्रिया, पूरा सीपीसी इन्हीं चरणों पर आधारित है। और जब आप इस स्टेज से इसी तरीके से इसको समझोगे, पढ़ोगे, तो सीपीसी आसान लगेगा, है ना। अब डिक्री का निष्पादन के बारे में हमने आपको बताया था कि निष्पादन क्या है, निष्पादन वास्तविक अनुतोष है। अब यहां जब डिक्री का निष्पादन हो गया, तो वो प्रॉपर्टी चाहे ए को दी जाएगी या बी को दी जाएगी, जिसके पक्ष में फाइनल डिक्री आती है,
वह उसका निष्पादन होगा। तो निष्पादन क्या है? वास्तविक अनुतोष है। यानी कहा जाता है कि डिक्री फल है तो निष्पादन उसके भोग का अधिकार। तो इस तरीके से सीपीसी की प्रक्रिया चलती है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास किए हैं कि सीपीसी की क्या स्टेज होगा, कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आप इस पर अपना सुझाव भी देते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। और सीपीसी को लेकर हम ऐसे ही आपके समक्ष जो सीपीसी के महत्वपूर्ण प्रोविजन है, सीपीसी के जो रहस्य हैं, इसको लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। अगली बार हम देखेंगे कि कौन से सेक्शन के साथ कौन से ऑर्डर पढ़े जाते हैं, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर सेक्शन हम एक बार पढ़ें कि ऑर्डर एक बार पढ़ें कि दोनों एक साथ पढ़ें। तो आप ये समझ लो कि सेक्शन अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है। सेक्शन प्रिंसिपल बताता है कि न्यायालय या कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, वाद पत्र वादी कैसे तैयार करेगा। ये तो सेक्शन बता दिया कि वाद पत्र के माध्यम से जाएंगे, लेकिन वो अभी हमने देखा कि वो प्रक्रिया बता रहा है, वो मेथड बता रहा है, ऑर्डर। तो सेक्शन अपने आप में क्या है? अधूरा है। अगर कुछ सीपीसी में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो अकेले पढ़े जाते हैं, सेपरेट पढ़े जाते हैं, उसके साथ कोई ऑर्डर नहीं है। और कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो अकेले पढ़े जाते हैं जिनके साथ कोई सेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ अधिकांशतः ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो उनके ऑर्डर के साथ ही आप समझ पाओगे, और अगर आप उसको उसके ऑर्डर के साथ ही पढ़ोगे, उसके रूल के साथ पढ़ोगे, तभी सीपीसी को समझ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही।